पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान उस डिसाइपल के भाई से भी चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हारे भाई को भी मुझसे फाइट करनी है तो उसे मेरे पास आना होगा। अगर वो सामने से आएगा तो मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो वो डिसाइपल भी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसकी इस चीज से बाकी जो दूसरे डिसाइपल होते हैं वो जुयान से एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जुयान तो सच में बहुत ही महान इंसान है। लेकिन जब इस चीज के बारे में एल्डर को पता चलता है तो उसके तो गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक दूसरे डिसाइपल से कह देते हैं, जाओ और इस जुयान को यहाँ से बाहर निकाल दो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े या फिर नहीं तो इसे दूसरा ही काम दे देना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुयान को देखते हैं जो स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों की वजह से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, और जैसे ही वो उन टूटे हुए टुकड़ों को अपने रीइंकार्नेशन बाउंड में डालता वो सभी स्पिरिट पिल के अंदर बदल जाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए जुयान काफी आसानी के साथ अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर पाया था। ये देखकर तो जुयान बहुत ज्यादा खुश होता है। वो एल्डर से कह रहा होता है कि तुमने तो उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा कि तुम जिस चीज के लिए मुझे सबक सिखाना चाहते थे वही मेरे लिए इतनी फायदेमंद है। अब तो मैं कभी भी कोई डिसाइपल बनना ही नहीं चाहूंगा, मैं लो लेवल का डिसाइपल ही बनकर अपना कल्टीवेशन बढ़ाते जाऊंगा, जिसके बाद तो मैं तुम्हें भी हराने के लायक हो जाऊंगा। लेकिन वो ये सारी बात सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो दोनों डिसाइपल भी आ जाते हैं जो जुयान से कहते हैं, अरे आप इतना खुश क्यों हो? जिस पर जुयान बताता है, मैं तो अभी दोबारा से साइड स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों को कलेक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काम करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए अब मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कई सारे टुकड़े जमा करने हैं। लेकिन तब वो डिसाइपल उससे कहते हैं, हमें एल्डर ने ये ऑर्डर दिया है कि आज से तुम जिस स्वॉर्ड उठाने का काम यहाँ पर कर रहे हो वो तुम वो नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें यहाँ से हटाकर की फैंग में भेज दिया गया है, तुम्हें वहाँ पर जाकर अपना काम करना होगा। ये सुनकर तो जुयान पहले हैरान होता है, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ वो अपने मन से ये कह रहा होता है कि की फैंग तो एक ऐसी जगह है वहाँ पर इतने सारे वेपन को रखा जाता है जो पुराने हो चुके हैं और वो अभी यूज में नहीं है। अगर मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ तो वो तो मेरे यहाँ काम करने से भी अच्छा है। एल्डर इस बात से हैरान होगा कि वो मुझे वहाँ भेज रहा है, काश उसे पता ही ना चले कि मैं तो इन स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों से अपना कल्टीवेशन बढ़ाता हूँ। वहीं वो दोनों डिसाइपल जुयान से कह रहे होते हैं, हमें पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा वहाँ जाने के लिए क्योंकि तुम्हें हमारे साथ रहने में अच्छा लगता था, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो एल्डर का ही ऑर्डर था जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन तब जुयान को अपने अंदर ही बड़बड़ाते हुए देखकर वो उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम अपने में क्या बड़बड़ा रहे हो? जिस पर जुयान कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि एल्डर कितने अच्छे हैं, मुझे इससे भी ज्यादा भारी काम दे दिया ताकि जितनी हो सके मुझसे हेल्प निकाल सके। ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है, मैं पहले भी इस सेट की काफी मदद करना चाहता था और अब तो मुझे की फैंग में जगह मिल रही है, वहाँ जाकर तो मैं और ज्यादा मदद कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें मेरे लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब वो दोनों डिसाइपल कहते हैं, आपको मालूम भी है कि की फैंग में जो भी काम करता है उसे इस सेट के सबसे घटिया कामों में से माना जाता है, लेकिन आप हमारे बड़े भाई की तरह हो, इसलिए हम आपको अकेले वहाँ पर नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे ताकि आपके कामों में मदद कर सके। ये सुनकर तो जुयान एकदम हैरान रह जाता है। वो उनसे कहता है, अरे तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, एल्डर ने तो सिर्फ मुझे ही वहाँ जाने के लिए भेजा है, तो तुम्हारा वहाँ पर क्या काम होगा? अगर तुम्हें वहाँ पर उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी सजा दे सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जुयान खुद में ये सोचने लगता है कि अगर मैंने उन्हें वहाँ पर साथ में लेकर गया तो ये लोग तो समझ जाएंगे कि मैं स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों से अपना कल्टीवेशन करता हूँ, हो सकता है बाद में ये एल्डर को ही ना इस बारे में बता दे, वरना तो ये मुझे ऐसे कामों में कभी लगाएगा ही नहीं, इसलिए मैं इन दोनों मुसीबत को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता, मुझे कैसे भी करके इन्हें यहाँ से भगाना होगा। इसलिए जुयान एक प्लान बनाते हुए उन दोनों से कहता है, तुम लोग जानते भी हो कि मैं इतने सारे काम क्यों कर रहा हूँ, ताकि जितने भी लो लेवल वाले डिसाइपल हैं मैं उन सभी का काम अकेले कर लूँ, जिस वजह से उन्हें भी मौका मिल सकता है कि वो अपना कल्टीवेशन कर सके, और एक बार वो कल्टीवेशन करेंगे तो उनका भी लेवल बढ़ जाएगा और उन्हें दोबारा ऐसे काम कभी नहीं करने पड़ेंगे। मैं तो तुम लोग की भला ही चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग भी अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सको, उल्टा तुम मेरी ही बात को मना कर रहे हो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता। ये सुनकर दोनों डिसाइपल कहते हैं, अरे अरे भाई आप तो हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था, हम तो उल्टा आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। इस पर जुयान कहता है, बस बहुत हो गया, कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेले वहाँ पर जाऊंगा और मेरा पीछा करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जुयान की फैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ लड़कियाँ दो लड़कों को पीटते हुए दिखाई देती है, जहाँ वो उनसे कह रही थी कि तुम लोग चुपके से हमारी सीक्रेट स्किल देखने आए थे, इसकी सजा तुम्हें हम देकर ही रहेंगे। जिसके बाद वो उसे खूब पीटना शुरू कर देती है। तब वो लोग उससे कहते हैं, हमें तो देखने का चांस ही नहीं मिला, उससे पहले ही तुम लोगों ने हमें पकड़ लिया और हमें पीटना शुरू कर दिया। तब एक लड़की उससे कहती है, इसका मतलब साफ था कि तुम लोग वहाँ पर हमारी सीक्रेट स्किल ही देखने के लिए आए थे, इसलिए अब और मार खाओ। जिसके बाद वो सारी लड़कियाँ दोबारा उन दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर देती है। ये देखकर जुयान भी हैरान था कि आखिर लड़कियाँ कौन सी ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे
किसी को देखने तक नहीं देती। क्या मुझे इन दोनों लड़कों की मदद करने जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस पूरे के पूरे सेट का अगला सक्सेसर बनने वाला हूँ। लेकिन मैं ऐसे घटिया कामों में अपनी टांग तो बिल्कुल भी नहीं अड़ाने वाला, इसलिए मेरा यहाँ से आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। इसके बाद वो दोबारा से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और उसके जाने के बाद भी वो लड़कियां उन दोनों लड़कों को पीटना बंद नहीं करती और उसे जोर जोर से पीटे जा रही होती है। इधर ज़ुयान जब थोड़ी दूर आता है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये देखकर तो ज़ुयान भी हैरान था कि आखिर ये झाड़ियों में छुप कर क्या कर रहा है, मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे बाहर निकालता है और उससे पूछता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर छुप कर। जिस पर वो लड़का कहता है अरे आवाज मत करो, आओ मेरे साथ, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या छुप कर देख रहा हूँ। इसलिए ज़ुयान भी उन झाड़ियों में ही घुसना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर लड़का यहाँ पर देख क्या रहा था। तब उसे झाड़ियों के बाहर दो लड़कियां अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देती हैं, जिनके पास कई सारी सीक्रेट टेक्निक थी और वो अपनी वही सारी सीक्रेट टेक्निक को वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है। इसीलिए वो किसी को भी सीक्रेट टेक्निक देखने नहीं देना चाहती ताकि कोई दूसरा इन टेक्निक को सीख ना ले। और वो सारी टेक्निक काफी जबरदस्त होती है। तब उनमें से एक लड़की अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है जो कि किन्मो की बिल्कुल एनलाइटमेंट पावर जैसी दिखाई दे रही थी। बिल्कुल वो भी लोटस की वजह से हवा में उड़ना शुरू कर देती है जैसा कि किन्मो उड़ा करती थी। और जिस लड़की के पास एनलाइटमेंट पावर होती है वही लड़की उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो सारी लड़कियां पानी के पास आकर वहीं पर खेलना शुरू कर देती है पानी से, जहाँ दूसरी लड़कियां उस एनलाइटमेंट पावर वाली लड़की से कहती है कुछ बदमाश लोग हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आए थे, इसलिए हमने उन्हें काफी ज्यादा पीटा है। लेकिन बाद में भी मुझे लगता है कि और लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन चाहे कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही आप इतनी ज्यादा सुंदर हो कि आपको देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाए, लेकिन साथ ही किसी ने भी आपके बारे में कोई भी गलत ख्याल अपने मन में लाया तो कुछ ऐसा हो जाए कि गॉड ही आकर उसे सजा दे। साथ ही कोई अनजान इंसान भी दोबारा से हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आए तो उसे भी गॉड सजा दे दे तो कितना अच्छा हो जाता। और उस लड़की के ऐसा कहते ही आसमान का बिल्कुल रंग ही बदलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ काले बादल घिरने लगे थे और उन बादलों में से एक जोरदार बिजली उसी तरफ आके गिरती है जहाँ से छुपकर ज़ुयान और वो लड़का वो सारी सीक्रेट टेक्निक देख रहे थे और वो बिजली सीधा उस लड़के के ऊपर ही गिर गई होती है। ये देखकर ज़ुयान एकदम हैरान था कि आखिर इसके ऊपर अचानक से बिजली आकर कैसे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसके तरफ मैं नहीं बैठा था, वरना वो बिजली तो मेरे ऊपर ही गिर जाती। और वो बिजली गिरने की वजह से वो लड़का वहीं पर मारा गया होता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद जितनी भी लड़कियां होती हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि वहाँ पर कोई था जो हमारी सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए आया था, इसलिए हमें उसे सबक सिखाना होगा। ये देखकर वो सारी की सारी लड़कियां उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वहाँ पर जो भी इंसान था उसे सबक सिखा सके। ये देखकर तो ज़ुयान के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अभी वो लड़का तो मर गया था लेकिन वो जिंदा था और वो लड़कियां अब उसे ही पकड़ लेगी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुयान को वो दोनों डिसाइपल आकर ये कहते हैं कि एल्डर ने अब से ये ऑर्डर तुम्हें दे दिया है कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते बल्कि तुम्हें कीफेंग जाना पड़ेगा। इस चीज से तो ज़ुयान और ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि वो पुरानी जितनी भी स्वॉर्ड जो काम में नहीं आती है उनका कबाड़ खाना है और वहाँ जाने के बाद तो उसे और भी सारे स्वॉर्ड मिल सकते हैं जिससे वो अपना कल्टिवेशन बढ़ा पाएगा। इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो अपना प्रैक्टिस कर रही थी और वो ज़ुयान को उनकी सीक्रेट स्किल परफॉर्म करते हुए देख लेती है। इसलिए वो ज़ुयान को मारने उसी की तरफ पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़कियां अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ुयान के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन ज़ुयान उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है पर वो लड़कियां तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए ज़ुयान वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि उन लड़कियों से अपनी जान बचा सके, लेकिन वो लड़कियां तो अपने अपने वेपन लिए सीधा ज़ुयान को मारने उसी के पीछे पड़ गई होती है और काफी देर तक इन सभी के बीच में पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। कभी वो लड़कियां ज़ुयान को पकड़ने उसके पास आती तो कभी ज़ुयान ही वहाँ से भाग गया होता है। तभी एक लड़की जैसे ही अपनी स्वॉर्ड ज़ुयान की तरफ फेंकती है वो उसके पैर के नीचे से चले जाता है और नीचे जाते ही सीधे 2 फ्रूट वहाँ से कट जाते हैं। ये देखकर तो ज़ुयान डर चुका था कि अगर मैं थोड़ा सा नीचे होता तो कुछ और ही फ्रूट कट गए होते। जिसके बाद वो लड़कियों को समझाते हुए कहता है अरे आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मुझे थोड़ा सा समझाने का टाइम तो दो, मैं सबको समझा दूंगा। इसलिए वो लड़कियां उससे कहती है तो ठीक है अब नीचे आओ और उसके बाद तुम्हें जो समझाना है समझा सकते हो। ये सुनकर ज़ुयान पेड़ के ऊपर से नीचे आ जाता है, लेकिन जैसे वो नीचे आता है वो लड़कियां दोबारा से उसे मारने उसकी तरफ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ज़ुयान गुस्से में उनकी स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है क्योंकि उनका बहुत हो चुका था। तब जैसे वो एक लड़की की स्वॉर्ड पकड़ता है वो लड़की अपने तीनों साथियों को वहाँ पर बुला लेती है। इसलिए वो तीनों लड़कियां मिलकर अपनी अपनी स्वॉर्ड लिए ज़ुयान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ज़ुयान इनकी ऐसी हरकत से काफी ज्यादा थक चुका था। इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है वो सारी की सारी लड़कियां उसके ऑरा की वजह से वहाँ से दूर फेंका जाती है और
कोई भी जुयान तक तो पहुंच ही नहीं पाता। जिसके बाद जुयान उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता कि मैं तुमसे 2 मिनट मांग रहा हूँ बात करने के लिए, मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर गलती से आया था। लेकिन वो लड़कियां कह रही होती है, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, तुम सच में हमारी यहाँ पर सीक्रेट स्किल देखने के लिए आए थे, और जो सजा बाकी लड़कों को दी जाती है वो सजा तुम्हें भी मिलेगी, इसलिए सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। तब जुयान उन्हें समझाते हुए कहता है कि जब तुम लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो मेरे पास काफी अच्छा मौका था वहां से भागने का। अगर मैं सच में वहाँ पे सीक्रेट स्किल देख रहा होता तो मैं वहां से भाग गया होता। साथ ही मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैंने एक आदमी को देखा था कि वो चुपचाप छुपकर तुम्हारी टेक्निक देख रहा था, उसे ही रोकने के लिए मैं यहाँ पर आया था। उल्टा तुम लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। भलाई का तो बिल्कुल जमाना ही नहीं रहा है, और वैसे भी तुम लोग जितने पावरफुल दिखाई दे रहे हो, तुमसे तो ज्यादा पावरफुल मैं खुद ही हूँ, तो मैं तुम्हारी कम लेवल की टेक्निक सीख कर क्या करूंगा। ये सुनकर वो लड़कियां भी हैरान थी, उन्हें लग रहा था कि अब तो हमसे थोड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो जुयान के पास आकर उससे माफी मांगना शुरू कर देती है कि हमने तुम्हें गलत समझ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ का एक रूल है, जो भी यहाँ की सीक्रेट टेक्निक चुपचाप देखने की कोशिश करता है उसके ऊपर बिजलियां गिर जाती है, और तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी बिजली नहीं गिरी। इसका मतलब साफ है कि तुम हमारी सीक्रेट टेक्निक नहीं देखने आए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो सुनकर तो जुयान भी हैरान था कि अरे मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिरी, मैं तो सच में यहाँ पर इनकी सीक्रेट टेक्निक ही देखने आया था, कहीं वो बिजलियों वाला गॉड मुझ पर मेहरबान तो नहीं हो गया। लगता है मैं तो चूजन वन हूँ, मैं चाहे जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन जितना वो खुश हो रहा होता है उतना ही उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तबाही आई होती है, क्योंकि वहाँ पर जो गॉड होता है उसके ऊपर बिजलियों की बारिश हो रही थी। वो जुयान से कह रहा होता है, तुम तो इन बिजलियों से बच गए, लेकिन वो बिजलियां तो मुझे मुसीबत में डाल चुकी है। ये देखकर जुयान को समझ आता है कि वो बिजलियां मुझ पे अटैक करने के बजाय सीधा मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुस गई, जहाँ पर जो वो गॉड है उसे अब वो बिजलियां परेशान कर रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो बच गया ना इससे। तभी वहाँ से वो डिसाइपल जाने लगता है जो कि अभी तक मरा नहीं था, और वो चुपचाप से वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। जुयान बाकी लड़कियों को उसे दिखाते हुए कहता है, देखो यही है वो डिसाइपल जो चुपचाप से तुम्हारी टेक्निक देखने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें कुछ सवाल पूछना है तो उसी से पूछ सकते हो। लेकिन जैसे वो डिसाइपल थोड़ा आगे बढ़ता है, बिजलियां दोबारा से उसके ऊपर गिरकर उसकी हालत खराब कर देती है। तब बाकी लड़कियों को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि उन्होंने एक गलत इंसान के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे चोट भी लगा दी। इसलिए वो सभी लड़कियां अपने अपने एग्जाइलर लेकर जुयान के पास आती है और माफी मांगते हुए उनसे कहती है, तुम हमारे सारे के सारे एग्जाइलर ले सकते हो, बस हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें परेशान किया और चोट भी पहुंचाई। जिस पर जुयान कहता है, अरे अरे आपको ऐसे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी की फैंग जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में भी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ रास्ते में वो ये सोच रहा था कि ये सारे एग्जाइलर तो किसी नॉर्मल इंसान के लिए ठीक ही होंगे, लेकिन मेरे तो ये किसी काम के नहीं है, मेरे को तो ये बिल्कुल एक पानी की तरह लगेगा, तो मैं इसे लेकर क्या करूँ। वहीं जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे देखकर वो लड़कियां खुद में कह रही होती है, ये की फैंग क्यों जा रहा है, लगता है ये एकदम लो लेवल का डिसाइपल है, जिसके पास तो इस के अच्छे कपड़े तक नहीं है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा गरीब होगा, इसलिए इसके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं आए। हमें भी कल साथ में की फैंग जाना चाहिए ताकि देख सके कि हम इसकी कोई मदद कर सकते हैं या फिर नहीं, हो सके तो हम इसके लिए अच्छे कपड़े भी ले जाएंगे ताकि इन सब चीजों से हमारे जो थोड़ा गिल्ट है वो कम हो जाए। वहीं जुयान को जाते हुए उन सब लड़कियों की जो लीडर होती है, जिसके पास एनलाइटमेंट पावर थी, वो काफी दुख भरी निगाहों से उसे ही देख रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा तो उसे ही लग रहा था। इधर जुयान की फैंग में पहुंच जाता है, जहाँ आने के बाद जो चीज वो अपनी आंखों से देखता है उसे अपनी आंखों पे तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ के पहाड़ बने हुए थे पुरानी स्वॉर्ड वगैरह से, जिसे देखकर वो वहीं पर नाचना गाना शुरू कर देता है कि आज तो मेरे लिए खजाना ही मिल गया, अब तो मैं इनसे इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा कि दुनिया का कोई गॉड ही क्यों ना आ जाए, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो खुशी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो भाई लोग आ जाते हैं जो कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहे थे। वो जुयान से कहते हैं, तुम ही वो इंसान हो जिसे आज यहाँ पर असाइन किया गया है ताकि तुम यहाँ पर काम कर सको, तो तुमने यहाँ पर आने में इतनी देरी क्यों कर दी, तुम्हें पता भी है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस पर जुयान कहता है, भाइयों मुझे माफ कर दो, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मुझे तो उन बदमाश लड़कियों ने पकड़ लिया था और मुझे मारने लग गए, इसलिए यहाँ पर आने में थोड़ी सी लेट हो गई मुझे। तब ये सुनकर वो दोनों भाई उससे कहते हैं, बस सॉरी कह रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, आज तुम्हारा पहला ही दिन है, तो पहले ही दिन हम तुम्हें एक पूरा का पूरा स्वॉर्ड के टुकड़ों से बना पहाड़ी दे देते हैं, तुम्हें इसे ठिकाने लगाना है। जो सुनकर तो जुयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों भाइयों से कहता है, जब मैंने यहाँ पर आने में लेट कर दिया है तो मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं उस गलती की सजा इस तरह से देना चाहता हूँ कि आज के दिन आप दोनों की बिल्कुल छुट्टी है, और साथ ही यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है उसे भी दोबारा कभी भी यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से पूरा का पूरा की फैंग मैं ही संभालूंगा, यहाँ पर जिस भी स्वॉर्ड को जिधर ले जाना होगा वो सारा का सारा काम मेरा होगा, सभी को मैं अपने अकेले दम पर ही ठिकाने लगा दूंगा। ये सुनकर वो दोनों भाई तो एकदम हैरान थे कि आखिर इस जुयान को हो क्या गया है। वो उससे कहते हैं, अरे भाई तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमने नहीं सोचा था कि तुम हमारे बारे में कितना अच्छा सोच सकते हो, तुम तो अब हमें ही माफ कर
कर देना कि हमने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तुम तो हमारे बहुत अच्छे भाई की तरह निकले। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जुयान उन सभी को छुट्टी दे देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं ताकि सभी अपना मस्त आराम कर सके। उन सारे के सारे लोगों का काम जुयान अकेले कर देगा, पर जुयान तो असल में चाह भी यही रहा था। वो जैसे ही उन लोगों को जाते हुए देखता है, वो जल्दी जल्दी से सारी स्वॉर्ड के पास चले जाता है ताकि उनका कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो डिसाइपल आ जाता है जिसकी जुयान से लड़ाई हुई थी, और उसे देखकर तो वो दोनों भाई उसके पास चले जाते हैं और उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, अरे बड़े भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखकर तो जुयान भी हैरान था कि आखिर ये डिसाइपल यहाँ पर कैसे आ गया। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान उन लड़कियों की सीक्रेट स्किल को देख रहा होता है, जिस वजह से वो लड़कियां उसे पकड़ लेती है और उसे मारने उसकी तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जुयान उन्हें जैसे तैसे समझा लेता है कि उसने उनकी कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं देखी, इसलिए वो लड़कियां उसे छोड़ देती है। जिसके बाद जुयान वहाँ से कीफेंग जाने के लिए निकल जाता है, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों की तादाद में पुरानी और टूटी हुई स्वॉर्ड्स को रखा जाता है। और वहाँ जाने के बाद जुयान जितना चाहे उतनी अपनी मर्जी से कल्टीवेशन कर सकता है, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुंच गया होता है ताकि वो जैसे उसे मौका मिले टूटे हुए स्वॉर्ड से वो अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दे। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कीफेंग में जो काम करने वाले दोनों भाई होते हैं, उनके पास वो डिसाइपल आ जाता है जो उनसे कहता है मुझे 5000 स्वॉर्ड्स चाहिए और ये सारी की सारी 5000 स्वॉर्ड एक दिन में बनकर तैयार हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैं तुम लोगों से ना बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। ये सुनकर तो उन दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि एक दिन में वो भी 5000 स्वॉर्ड बनाना, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। अगर हम लोग पूरा दिन यहाँ पर बिना खाए पिए रहेंगे तब भी एक दिन में 5000 स्वॉर्ड नहीं बना सकते, इसलिए आपको हमारे पर थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर का टास्क है, ये हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। वहीं ये सारी चीज सुनकर तो जुयान हैरान था कि ये कीफेंग में भी पावरफुल कमजोर को बुली करता रहता है। लगता है मुझे यहाँ पर भी कुछ उंगली करनी पड़ेगी ताकि मैं सभी को सबक सिखा सकूं। वहीं वो डिसाइपल उन दोनों भाइयों से कहता है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और कल वापस आऊंगा। कल तक के 5000 स्वॉर्ड तैयार नहीं रही तो तुम्हें लात मार के मैं यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो 5000 स्वॉर्ड का बंदोबस्त कर देना। तब वहाँ पर जुयान आ जाता है, जिसे देखकर तो वो डिसाइपल एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये मुसीबत यहाँ पे कैसे आ गई। तब वो दोनों भाई जुयान से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पीछे हट जाओ, तुम इस डिसाइपल के सामने मुंह नहीं लगा सकते, तुम नहीं जानते कि ये कितना पावरफुल है और इसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पर। साथ ही वो दोनों भाई उस डिसाइपल को भी समझा रहे होते हैं ये लड़का तो नया है, ये आज ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, इसलिए इसे जो भी गलती हो जाए इसे माफ कर देना। हम लोग इसे समझा देंगे कि आपके सामने कैसे रहा जाता है, बस इसकी वजह से आप हमें और ज्यादा सजा मत दे देना। तब वो डिसाइपल उन दोनों भाइयों को धक्का मारते हुए सीधा जुयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों भाई कहते हैं आज तो जुयान मारा गया, हमें तो इतना अच्छा फोकट का नौकर मिल गया था, लेकिन ये डिसाइपल तो आज जुयान का यहाँ पर खेल ही खत्म कर देगा। लेकिन तभी वो डिसाइपल सीधा जुयान के पास आकर उसका कंधा दबाने लगता है और उससे कहता है बड़े भाई आप यहाँ पर, क्या आपके कंधे में दर्द हो रहा है, लाओ मैं इसे दबा देता हूँ। ये देखकर तो वो दोनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि अरे अचानक से ये कैसे हो गया। मुझे तो लग रहा था कि आज जुयान का आखिरी दिन होगा, लेकिन यहाँ पर तो पासा पूरा उल्टा ही हो गया। जिसके बाद जुयान उस डिसाइपल से कहता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी जोश चढ़ गया है, पिछली बार की लड़ाई तुम्हें याद नहीं, इसलिए तुम दोबारा से लोगों को बुली करने के लिए आ गए। जिस पर वो डिसाइपल कहता है अरे नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उल्टा खुद ही दूसरे का ऑर्डर मान रहा हूँ। माना कि मेरे वर्ड थोड़े हार्ड थे, लेकिन तभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरी बातों को आप दिल पर मत लेना और अब मुझे आप यहाँ से जाने दो क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया तक नहीं है कि मैं आपसे फाइट कर सकूं। पिछली फाइट की मार तो अभी तक मेरे अंदर लगी हुई है जो अभी तक ठीक से भरी नहीं, तो मैं आपसे दोबारा फाइट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जिस पर जुयान कहता है अरे अरे रुक जा, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है, यहाँ पर के नए रूल तो सुनते जाओ। आज से जिसे भी यहाँ पर स्वॉर्ड बनाना होगा उसे काफी टाइम पहले ही ऑर्डर देना पड़ेगा और वो भी थोड़ा ही स्वॉर्ड बनेगी। यहाँ पर एक साथ ऐसे ही किसी के ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता, कोई भी ऐसा करेगा तो मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहीं पर सभी को चैलेंज करता हूँ कि जिसे भी मुझसे फाइट करनी है वो यहाँ पर आके मुझसे फाइट कर सकता है। ये सुनकर तो वो डिसाइपल भी हैरान था कि आखिर ये कौन सा नया रूल बन गया, ऐसा रूल तो मैंने कभी भी नहीं सुना था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पर वो डिसाइपल का भाई भी आ जाता है, जिसके दम पर ही वो डिसाइपल इतना ज्यादा उछला करता था। जिसके बाद वो अपने भाई से कहता है भाई यहाँ पर एक दिन में इतनी सारी स्वॉर्ड नहीं बनकर तैयार हो सकती, हमें कुछ और काम करना होगा। जो सुनकर डिसाइपल का भाई तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। वो सभी से कहता है क्या तुम लोग नहीं जानते कि मेरी इस सेक्ट में कौन सी पोजीशन है और मेरा ऑर्डर ना मानने का नतीजा तुम लोग नहीं जानते कि कितना बुरा हो सकता है। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से उन दोनों भाइयों को वहाँ से उड़ाकर दूर फेंक देता है, जहाँ उसने तो उन्हें टच भी नहीं किया था और वो दोनों भाई वहाँ से
से उड़कर दूर चले जाते हैं। तब वहाँ पर जुयान आता है जो उस डिसाइपल के बड़े भाई से कहता है, लगता है छोटे भाई ने अपनी हालत तुम्हें नहीं बताई, अगर बताई होती तो तुम यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करते। ये सुनकर तो उस डिसाइपल का बड़ा भाई एकदम ज्यादा हैरान रहता है। वो उससे कहता है, लगता है दुनिया आज पलट गई है। तभी एक छोटे मोटे लेवल का डिसाइपल मुझसे आकर जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम ये भी जानते हो कि मार्शल आर्ट में कितने लेवल होते हैं? तुमने तो अभी ढंग से अपना लेवल 1 भी ब्रेक थ्रू नहीं किया होगा और बड़े आए मुझसे चैलेंज करने के लिए। ये देखकर तो वो दोनों भाई एकदम ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो लग रहा था कि जुयान ने उस डिसाइपल से अच्छी डील कर ली होगी, लेकिन उसका बड़ा भाई तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके सामने जुयान बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। हो सकता है कि उसका बड़ा भाई आज जुयान की जान ले ले। जिसके बाद जुयान उस डिसाइपल के बड़े भाई से कहता है, तुमने पहले से ही यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा बुली कर लिया है। इसकी सजा तुम्हें ये मिलती है कि आज के बाद से तुम्हें जब भी स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसकी आधे से भी आधी सप्लाई दी जाएगी। बिल्कुल ना के बराबर तुम्हें सप्लाई किया जाएगा स्वॉर्ड, और इस चीज के खिलाफ तुम सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड बनने का काम होता है। और जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक तुम्हें बिल्कुल स्वॉर्ड ही नहीं मिलेगी। तो तुम सवाल किससे उठाओगे? और अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं है तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आओ और मुझसे फाइट करके दिखाओ। जिसके बाद जुयान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर उस डिसाइपल का बड़ा भाई तो एकदम हैरान था कि आखिर ये जुयान कौन से लेवल पर है। इसके पास तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा है, लेकिन तब भी वो उससे कहता है, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले से तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक पाओगे। मैं एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा, इसलिए फटाफट से अपनी स्वॉर्ड उठा लो। तब वहाँ पर वो डिसाइपल आ जाता है जो अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहता है, आप नहीं जानते कि ये जुयान कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। लेकिन उसका बड़ा भाई उससे कहता है, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर तो कोई हिम्मत नहीं है और उल्टा आए मुझे समझाने के लिए। तब जुयान वहाँ पर एक टूटी हुई स्वॉर्ड उठा लेता है और उससे कहता है, ये स्वॉर्ड टूटी हुई काफी है मेरे लिए तुमसे फाइट करने के लिए। मैं इसी टूटी हुई स्वॉर्ड की मदद से बस एक अटैक के अंदर तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। इसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो डिसाइपल का बड़ा भाई तो अपने पूरी अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जुयान जैसे ही अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है कि उस डिसाइपल का बड़ा भाई तो वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी दो टुकड़ों में बदल जाती है। ये देखकर उस डिसाइपल के बड़े भाई को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। मेरी तो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल थी और ये एक बार के अंदर ही कैसे टूट गई। जिसके बाद जुयान उससे कहता है, वो तो तुम लकी हो जो तुम इसी सेट के हो, वरना अगर बाहर के होते तो कब का मैं तुम्हारी जान ले लिया होता। इसलिए अब फटाफट से दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा मुझसे फाइट करनी है तो अगली बार अपने फादर को भी साथ में लेकर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बस की तो अब नहीं रही। जो सुनकर उस डिसाइपल और उसका बड़ा भाई भी एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर यहाँ पर काम करने वाले दोनों भाई तो एकदम ज्यादा हैरान थे। वो जुयान से कहते हैं, अरे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपके पास इतनी ज्यादा पावर है। आपने तो सच में हमारा इतना बड़ा बोझ खत्म कर दिया। वो उससे उसकी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर कहते हैं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम करो, सारा काम हम लोग खुद ही कर लेंगे। लेकिन जुयान कहता है, अरे यार ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम लोग तो मेरी पावर देखकर ऐसा करने लग गए। अगर मेरे पास पावर नहीं होती तब तो मैं यही काम करता ना, इसलिए अब लाओ सारा काम मुझे दे दो और तुम लोगों की अब से छुट्टी है, तुम जितना चाहे उतना आराम कर सकते हो और यहाँ के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अकेले ही यहाँ का सारा काम संभाल लूंगा। ये सुनकर वो दोनों भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुद से कहते हैं, हमें तो पूरी दुनिया में जुयान कितना अच्छा इंसान है इस बात की जय जयकार करनी चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं और जो भी हमें मिलेगा उसे हम जुयान की तारीफ करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जुयान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये दोनों मुसीबत भी यहाँ से निकल लिए, अब तो मैं आसानी के साथ यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने रीइंकार्नेशन बाउल की मदद से वहाँ पर जितनी भी टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उन सभी को पिल में बदलना शुरू कर देता है और उनकी मदद से वो अपना कल्टीवेशन करने लगता है ताकि जल्द से जल्द वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान के पास वो डिसाइपल आ जाता है जिसने अपने बड़े भाई को भी साथ में लेकर आया था ताकि वो जुयान को मार मार कर उसकी पिटाई कर सके। लेकिन यहाँ तो उस डिसाइपल का पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है क्योंकि जुयान ही उसके बड़े भाई को बहुत मारता है और उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो दोबारा फाइट करने के लायक ही नहीं बचता। जिसके बाद जुयान उसे चैलेंज कर देता है कि अगर अगली बार मुझसे फाइट करने आना है तो अपने फादर को साथ में लेकर आना, क्योंकि तुम्हारे बस की तो अब नहीं रही। जिसके बाद जुयान वहीं पे पड़ी हुई टूटी हुई स्वॉर्ड से दोबारा अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुयान को अपना कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ उसने पूरे पिछले 1 महीने से अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसने पूरा 1 महीने तक थोड़ा भी ब्रेक नहीं लिया होता है। वो लगातार 1 महीने तक अपना कल्टीवेशन ही किए जा रहा था, जिस वजह से उसने काफी बार अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। लेकिन वो खुद से कहता है, मैंने इतनी बार अपना ब्रेक थ्रू तो कर लिया है, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपनी पावर सभी को नहीं दिखा सकता, मुझे अपनी पावर पहले छुपानी होगी। लेकिन जब भी कोई मेरे से फाइट करने आएगा तो मैं उसके
सामने अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर दूंगा और उसकी जान ले लूंगा यहाँ पर। साथ ही उसने अभी तक जितनी भी कल्टीवेशन की होती है वहां पर जो स्वॉर्ड पड़ी थी उनसे लाखों गुना ज्यादा होती है, यानी कि जुयान अब तो जितनी चाहे उतनी और कल्टीवेशन कर सकता है। उसे तो टूटी हुई स्वॉर्ड की कोई कमी ही नहीं है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वहीं पर नाचना गाना शुरू कर देता है कि मुझे तो हाथ में खजाना लग चुका है, मैं जितनी चाहूँ उतनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। इससे तो अब मुझे कोई भी इस पूरे सेट का लीडर बनने से नहीं रोक सकता। मैं जल्द से जल्द यहाँ का सक्सेसर बन जाऊंगा, देखता हूँ मेरे सामने कौन टिक पाता है। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है जो अपने 2 चमचों के साथ आया था। जुयान उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी उस लीडर ने यहाँ पर भेज दिया काम करने के लिए? जिस पर जुआन कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ खराब है, मैं तो बस तुम्हारा यहाँ पर हाल देखने आया था कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हें लीडर ने सबसे घटिया काम दे दिया है जो कि इस सेट के सबसे कमजोर डिसाइपल करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा एक बार हाल ही देख लिया जाए कि तुम अभी कैसे काम कर रहे हो। लेकिन तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देख के मुझे समझ आ चुका है कि तुम ये काम को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर तुम्हें ये काम अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं तुम्हारी लीडर से थोड़ी सिफारिश कर देता ताकि वो तुम्हें दोबारा से को डिसाइपल बना दे, क्योंकि मैं तो यहाँ का को डिसाइपल बन चुका हूँ। ये सारी बात सुनकर जुयान को समझ में आता है कि ये मोटा जुआन यहाँ पर मेरे लिए सिंपैथी दिखाने नहीं आ रहा, उल्टा मेरी बेइज्जती करने के लिए आ रहा है और मुझे जलाने के लिए यहाँ पर आया है। ये लगता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन वो उसका गेम बजाता इससे पहले ही वहाँ पर वो सारी लड़कियां आ जाती है जिनकी छुपकर जुयान सीक्रेट स्किल देख रहा था। अब वो वहाँ पर काफी सारा खाना वगैरह लेकर आई होती है जुयान के लिए। ये देखकर तो जुआन भी एकदम हैरान था, वो घूर घूर कर उन लड़कियों को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका एक चेला उसके सामने ही उसके मुंह के पास ही एक केला रख देता है और जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जुआन उसे धक्का मारकर वहाँ से दूर कर देता है ताकि वो आराम से उन लड़कियों को देख सके। जिसके बाद वो सारी लड़कियां जुयान को घेर लेती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारी चोटों में अभी तक दर्द है? लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ, हमने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना और कपड़ा भी लेकर आया है, तुम्हें आगे से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकेगा हम तुम्हारे लिए वो काम कर देंगे। ये देखकर तो जुआन एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो कहाँ यहाँ पर जुयान को जलाने के लिए आया था, अब तो उसकी खुद की ही जलकर लाल हरी पीली नीली सब हो गई होती है। जिसके बाद जुआन से कहता है, क्या बस हो गया या फिर और जलना चाहते हो, कुछ और भी करके दिखाऊं? लेकिन जुआन तो कुछ बोलने के मूड में नहीं था, उसे अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो बस यहाँ पर जुयान को खत्म ही कर दे और उसकी जगह खुद वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाए। तभी वहाँ पर वो डिसाइपल और उसका बड़ा भाई आ जाता है जिसने अपने साथ एक और डिसाइपल को लेकर आया था ताकि वो जुयान से फाइट कर सके। तब उसे देखते ही सारी की सारी लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि वो उनसे फाइट कर सके और जुयान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से खड़े होकर इनकी फाइट देख सकता है। लेकिन जुयान उन्हें पीछे करते हुए कहता है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने ही इन्हें चैलेंज किया था कि अगर जिसे भी मुझसे फाइट करनी है तो वो यहाँ पर आ सकता है। वहीं डिसाइपल उसके बड़े भाई और उनके साथी को देखकर तो जुआन के पसीने छूट जाते हैं और अपने चेलों के पीछे जाकर छुप जाता है कि कहीं ये लोग उसी के ऊपर ना हाथ उठा दे। जिसके बाद वो डिसाइपल जुयान से कहता है, देखो हमने यहाँ पर ये मास्टर को लेकर आया है, ये इंसान मार्शल आर्ट में मास्टर है, देखते हैं हम लोग कि तुम इसे कैसे हरा पाते हो। और उसका लेवल भी अभी इनेट रियल्म के लेवल 6 पर है। तब ये देखकर जुयान उससे कहता है, क्या कहा था पिछली बार मैंने तुमसे, तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हें अपने फादर को यहाँ पर लेकर आना है, तो तुम यहाँ पर फिर से किसी कचड़े इंसान को क्यों लेकर आ गए? मैं अपने से कम लेवल वाले बंदों से बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता ताकि मैं उन्हें चोट लगा दूं और वो घर पे जाकर रोना शुरू कर दे। जिसके बाद वो उसे अपनी पावर दिखाता है जहां वो इनेट रियल्म के लेवल 7 पे पहुंच चुका था। लेकिन ये भी उसकी असली पावर नहीं है, वो तो इनेट रियल्म के कम से कम 10-12 लेवल पे पहुंच चुका है, पर अभी यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहा। ये देखकर तो वो डिसाइपल और उसका बड़ा भाई भी हैरान थे कि अचानक से इसने अपना लेवल कैसे बढ़ा लिया, कल तक तो ये सिर्फ लेवल 5 पर ही था, आज ये लेवल 7 पे कैसे पहुंच गया। लेकिन उन डिसाइपल का जो साथी होता है उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयान से फाइट करने के लिए चले जाता है। लेकिन जुयान तो बस अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस डिसाइपल की स्वॉर्ड को एक उंगली से पकड़ लेता है और उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहां उस डिसाइपल की तो दोबारा से फाइट करने की हिम्मत ही नहीं बची होती। ये देखकर तो जुआन भी एकदम हैरान था कि आखिर इसके हाथ में कौन सा खजाना लग गया है जो ये इतनी जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा रहा है। अगर मैं भी इसके जितना पावरफुल होता तो वो लड़कियां उसे छोड़कर मेरे पास आ गई होती। वहीं वो लड़कियां जुयान से तो अब और ज्यादा खुश हो गई होती है और उससे कहती है, तुम तो जितने पावरफुल हो उतने ही ज्यादा हैंडसम भी हो, तुम्हारा तो सच में कोई जवाब ही नहीं। लेकिन अब जुआन और ज्यादा जलन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझता है ताकि उसका जो बचा हुआ है वो भी जलकर राख ना हो जाए। जिसके बाद जुयान उन दोनों डिसाइपल और उसके साथी से कहता है, क्या कहा था मैंने तुम्हें, जो मेरे लेवल का है उसी इंसान को यहाँ पर लेकर आओ तो ही मैं फाइट करूंगा, मैं बच्चों से फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसलिए वो डिसाइपल जुयान को धमकाते हुए जाता है, देख लेना मैं तुम्हारे लेवल का बंदा कल ही लेकर आता हूँ और उससे तुम्हारी फाइट करवाऊंगा। इसलिए अब देखते ही देखते अगले दिन वो डिसाइपल लेवल 7 वाले बंदे को यहाँ पर लेकर आता है ताकि वो जुयान से फाइट कर सके। लेकिन अब जुयान उसे दिखाता है, अरे मैं तो लेवल 7 पे हूँ ही नहीं, मैं तो लेवल 8 पे पहुंच चुका हूँ, जाओ मेरे बराबर वाले बंदे
बंदे को लेकर आओ। ये देखकर तो वो डिसाइपल एकदम हैरान था कि अरे एक दिन में इसने वापस से अपना कल्टीवेशन कैसे बढ़ा लिया। इसलिए वो अगले दिन लेवल 8 वाले बंदे को लेकर आता है। लेकिन आज जुयान उससे कहता है अरे मैं तो लेवल 9 पर हूँ, जाओ किसी 9 लेवल वाले बंदे को लेकर आओ। लेकिन अब ये देखकर तो उस डिसाइपल की हालत बिल्कुल खराब थी। वो जुयान से कहता है क्या तुम पावर को पानी में घोर कर पी जाते हो? तुम्हारी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ रही है? या फिर तुम सच में अपनी पावर को ही छुपा रहे हो? तुम सच में पहले से काफी ज्यादा लेवल पर पहुंच चुके हो लेकिन सामने सभी को दिखा नहीं रहे। वहीं ये सारी चीज देखकर वो लड़कियां तो बस जुयान के ख्यालों में खो गई होती है कि जुयान कितना ज्यादा पावरफुल और हैंडसम बंदा है, इसके सामने तो कोई टिकने का नाम तक नहीं ले पा रहा। अब जुयान पवेलियन में आ जाता है ताकि वहां से कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक वाली स्किल ले सके। तब जैसे वो वहां पर आता है, वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी तो बस जुयान का ही नाम ले रहे होते हैं कि अरे ये तो वही है ना जो रातों रात अपना ब्रेक थ्रू करता है, इसका हर एक दिन एक एक लेवल बढ़ते जाता है, इसके जैसा तो पावरफुल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये सुनकर जुयान तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अरे इतनी जल्दी मेरा नाम इस पूरे के पूरे सेक्टर में फैल गया है, जहां पर भी मैं जाता हूँ लोग बस मेरे ही चर्चे करते रहते हैं, इससे तो बड़ी ही आसानी के साथ मैं इस सेट का सक्सेसर बन सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ मार्शल आर्ट वाली स्किल लेकर वहां पर मौजूद एल्डर के पास जाता है और उनसे कहता है आप इसे रजिस्टर कर लो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। जिस पर वो एल्डर उन स्किल को देखने के बाद जुयान से कहता है क्या सच में तुम इतनी छोटे लेवल वाली स्किल लेकर जा रहे हो? अपनी पावर देखो और उसी के हिसाब से कोई स्किल लेकर जाओ, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये सुनकर तो जुयान भी हैरान था कि आखिर इसे कैसे मालूम पड़ गया कि मेरी पावर इतनी ज्यादा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई जीनियस होगा यहाँ का जिसने अपनी पावर को छुपा कर रखा है और ये किसी को भी देखकर आसानी से पता कर लेता है कि आखिर वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी तो इसने मुझसे ये कहा कि मुझे ऐसे छोटे लेवल वाली स्किल नहीं लेनी चाहिए। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो डिसाइपल जुयान के सामने एक से एक डिसाइपल को लेकर आ रहा होता है ताकि वो उन सभी से मिलाकर जुयान के साथ फाइट करवा सके। लेकिन जुयान तो बड़ी ही आसानी के साथ उस डिसाइपल ने जितने भी लोगों को लाया होता है उन सभी को हराते जाता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। ये देखकर तो वो डिसाइपल भी हैरान था कि आखिर जुयान इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। साथ ही जुयान उससे ये भी कह देता है कि अगर आगे भी किसी को फाइट करवाने लाना होगा तो उसे भी ले आना, मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो और कई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक लेने के लिए लाइब्रेरी आ जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुयान उस लाइब्रेरी में बैठे हुए एल्डर के पास आता है जो कि वहाँ के लाइब्रेरियन है और जिसे भी मार्शल आर्ट वाली टेक्निक चाहिए होती है उनके पास आकर उस टेक्निक को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी वो उसे उस टेक्निक को देते हैं। तब जुयान को उस एल्डर को देखकर ये पता चल रहा होता है कि ये एल्डर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इनके पास काफी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक है। मुझे कैसे भी करके इनसे कोई कमाल की टेक्निक लेनी होगी ताकि मैं उसे जल्द से जल्द सीख सकूं। वो एल्डर उससे कहते हैं तुम इतने हाई पावर की टेक्निक मांग रहे हो, क्या तुम उसे सीख भी पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसे सीख पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे बस के भी बाहर होगी। लेकिन जुयान उनसे कहता है नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं, जितना मैं दिखाई देता हूँ मैं उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। आप इस पूरे लाइब्रेरी की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है उसे ला कर दे दो, मैं कुछ मिनट के अंदर ही उसे सीख कर दिखा दूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तब ये सुनकर वो एल्डर जो टेक्निक वाली किताब जुयान ने अभी यहाँ पर लेकर आया था उस पर साइन करके उसे दे देते हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे नाम पे ये बुक रजिस्टर हो चुकी है, इसलिए अब दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो, दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने बिल्कुल भी मत आना। तब ये देखकर जुयान मन में सोचने लगता है कि अरे मैं तो इस एल्डर से और भी अच्छी अच्छी टेक्निक मांगने वाला था, लेकिन ये तो मुझे बस यही देकर यहाँ से भगा रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ और भी करना होगा ताकि ये एल्डर इस लाइब्रेरी की सबसे खास और पावरफुल टेक्निक है वो सब मुझे सिखा सके। जिसके बाद वो उसे मस्का लगाना शुरू कर देता है कि क्या आप मुझे कोई अच्छी वाली टेक्निक देंगे। ये सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे धक्का मारते हुए कहता है निकल जाओ यहाँ से, मैंने क्या कहा तुमसे, मुझे दोबारा सोते हुए परेशान मत करना। ये सुनकर तो जुयान को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सारी किताब लिए वहाँ से जाना शुरू कर देता है। जहाँ जाते हुए बस ये कह रहा होता है कि देख लेना जुयान से पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब एल्डर इस बात को सुनता है कि उसका नाम जुयान है तो वो उसे दोबारा अपने पास बुलाता है, जिस चीज को देखकर जुयान को लगता है कि अरे ये तो मेरे नाम से ही खुश हो गया, हो सकता है ये मुझे यहाँ पर कोई अच्छी वाली टेक्निक दे दे, इसीलिए इसने मुझे दोबारा यहाँ पर बुलाया है। इसलिए वो मस्का लगाते हुए उस एल्डर का मसाज करना शुरू कर देता है। तब एल्डर उससे कहता है मैं तुम्हें सबसे हाई लेवल की टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त ये होगी कि तुम्हें मुझे अपनी दाओजोंग वाली रिंग देनी है, उसके बगैर मैं तुम्हें कोई भी स्किल नहीं दे सकता। ये सुनकर तो जुयान भी हैरान था कि उस एल्डर को भी वही रिंग चाहिए थी और इसको भी वही रिंग चाहिए। तब एल्डर दोबारा से जुयान को मस्का लगाते हुए कहता है मेरे पास तो एक से एक पावरफुल टेक्निक है, मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे वो रिंग देना होगा। अगर देते हो तो ठीक है और अगर नहीं देने वाले हो तो निकल लो यहाँ से। जिस पर जुयान उनसे कहता है मैं आपको वो रिंग देना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो रिंग तो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे निकल गया। ये सुनकर वो एल्डर कहता है निकल गया ना, लाओ मैं अभी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता हूँ, उसके अंदर से तो वो रिंग बाहर निकल कर आ ही जाएगी। ये सुनकर
जुयान काफी ज्यादा डर जाता है कि अरे ये एल्डर तो बहुत बड़ा चालू आदमी निकला, कहीं उस रिंग के लिए ही मुझे जान से ही ना मार डाले। इसलिए वो वहाँ पर दूसरा बहाना करने लगता है और उससे कहता है मैंने अपनी अंगूठी अपनी वाइफ को दे दी है, जिसे जीजी एकेडमी वाले उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे कैसे भी करके जीजी एकेडमी जाना होगा ताकि मैं वहाँ से वो अंगूठी ले सकूं। तब ये सुनकर एल्डर उससे कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास वो अंगूठी नहीं है, मैं तुमसे इसलिए वो अंगूठी मांग रहा था ताकि वो लीडर के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि वो लीडर उस अंगूठी का इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहता है और मैं कैसे भी करके उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं लगने देना चाहता। जिसके बाद वो जुयान को इस लाइब्रेरी की जितनी भी खास टेक्निक होती है वो सब सिखाना शुरू कर देता है, जिसमें एक से एक पावरफुल टेक्निक होती है। वो जुयान को सभी टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि इसे किस तरह से कल्टीवेट करना है, और जैसे जैसे वो बताने लगता है जुयान वैसे वैसे उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है, और ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए उसे काफी टाइम निकल जाता है। और ऐसे कई दिनों कई रात की मेहनत करने के बाद आखिरकार जुयान उन सारी टेक्निक को बड़ी ही आसानी के साथ सीख जाता है। और वो एक टेक्निक क्या जितनी भी किताबें होती हैं उन सभी को बस देखते साथ ही खत्म करते जाता है, और वो सारी टेक्निक जुयान को बस आते जा रही थी। जिसके बाद वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है, और वो उन चीज को बिना छुए ही सारी चीजों को तोड़ पा रहा था, और उससे एक दीवार तक के टूट जाती है। ये देखकर तो एल्डर घबरा गया था। वो जुयान से कहता है अरे ये क्या कर डाला तुमने। तब उसकी इतनी भयंकर शक्ल देखकर जुयान भी डर जाता है। वो उस एल्डर से कहता है कि आप मुझसे इस दीवार के टूटने की भरपाई तो नहीं करवाएंगे ना, ये तो मुझ पर माफी होगा, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन एल्डर गुस्से में इतनी जोर से किताब फेंक कर जुयान को मारता है कि जुयान उस किताब के धक्के से वहां से दीवार के होल से बाहर फेंका जाता है। जिसके बाद जुयान एक बेचारे डिसाइपल के ऊपर ही आकर गिर गया था, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तब जुयान उसे सॉरी बोलते हुए वहां से भाग निकलता है। जिसके जाने के बाद वो एल्डर बस ये सोच रहा था कि जुयान तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है, इस टेक्निक को इसने कुछ ही दिनों में सीख लिया, जिसे स्टार्ट करने में मुझे 3 महीने लग गए थे। इस जुयान को तो कोई जवाब ही नहीं, ये आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। तब वहां पर वो लीडर भी आ जाता है जो कि सारी की सारी बात सुन चुका था कि वो अंगूठी जुयान की वाइफ के पास है और वो अभी जीजी एकेडमी में गई है। जिसके बाद वो लीडर उस एल्डर से कह रहा होता है कुछ ही दिनों में 6 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, एक बार वो कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं खुद जुयान को जीजी एकेडमी लेकर जाऊंगा ताकि वो अपनी वाइफ के पास से उस अंगूठी को लेकर मुझे दे सके। एक बार मेरे पास वो अंगूठी आ जाए तो देखता हूँ कि मेरे सामने कौन टिक पाता है। जो भी सेट के एल्डर होंगे सभी को मेरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और सभी को मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा, लेकिन उतनी पावर के लिए सबसे पहले मुझे वो अंगूठी चाहिए और उसे कैसे भी करके मैं छीन कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन लाइब्रेरियन उससे कह रहा होता है देखते हैं कि तुम उस अंगूठी को ले पाते हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों में वो अंगूठी आने वाली है, और तुम जितने बड़े बड़े सपने देख रहे हो वो तुम्हारे सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। जिस पर वो लीडर कहता है ये तो समय ही बताएगा कि किसकी बातें सच होती है। अब कुछ दिनों बाद 6 पीक कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें सारे डिसाइपल एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, और इस फाइट में अलग अलग सेट के डिसाइपल भी आए थे और वहाँ के एल्डर भी आए होते हैं ताकि वो इस फाइट को देख सके। लेकिन इस फाइट में इस सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत जल्द हारना शुरू हो जाते हैं। दूसरे सेट के डिसाइपल तो बड़ी ही आसानी के साथ उनका वहाँ पर खेल खत्म कर रहे होते हैं, कोई भी ठीक तरह से वहाँ पर नहीं टिक पाता। और ये इस बार की बात नहीं है, हर साल जब भी ये कंपटीशन होता है उसमें ये सेट हर बार हार जाता है। इस सेट में कोई भी ऐसा पावरफुल डिसाइपल नहीं है जो उस कंपटीशन में जीत दिलवा सके, इसलिए बाकी सारे एल्डर जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सभी लीडर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा सेट तो बिल्कुल नकारा है, कोई काम के नहीं हो तुम और तुम्हारा ही पूरा सेट। इसी वजह से ये लीडर उस अंगूठी को पाना चाहता है ताकि वो एक बार पावरफुल हो जाए तो वो इन सभी के ऊपर अपना हुक्म जमा सकता है और सभी को दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तब वो लीडर सभी से कहता है मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक और अपने बंदे को लेकर आना चाहता हूँ जो यहाँ पे डिसाइबल से फाइट करेगा। ये सुनकर सभी उससे कहते हैं तुम्हारे जितने भी कल्टीवेटर थे वो सब तो यहाँ पर हार ही चुके हैं, अब तुम्हारे पास कौन बचा है जिससे तुम फाइट करोगे। और वैसे भी ये मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, तुम्हारा सेट हार चुका है, तो अब यहाँ से निकल लो। तुम्हें जितने भी रिसोर्सेज दिए जाते थे उसमें से अब आधे कर दिए जाएंगे, आगे से तुम्हें सिर्फ आधे ही रिसोर्सेज मिलेंगे, उसी पे तुम्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन लीडर कहता है मुझे एक और मौका चाहिए, मैं इस बार तो अपने ऐसे डिसाइपल को लाऊंगा जो तुम्हारे सारे के सारे डिसाइपल को हरा देगा, देखता हूँ उसके सामने कौन टिक पाता है, और अगर वो तुम्हें नहीं हरा पाया तो देख लेना मैं इस सेट से अपनी लीडर की पोजीशन से हट जाऊंगा। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था लेकिन तब तो तुम नहीं हटे थे, तुम्हारी बात पे हमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तब भी वो इस लीडर को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो जो चाहे उस डिसाइपल को यहाँ पर बुला सकता है। तब वो लीडर दूसरे डिसाइपल से कहकर वहाँ पर जुयान को बुलाने लगता है कि जाओ उसे बुला कर लाओ। जिसके बाद वो लीडर सभी से कहता है अगर जुयान तुम्हारे डिसाइपल को हराने में कामयाब रहा तो जितने भी रिसोर्सेस मुझे पहले दिए जाते हैं उसका 10% और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए मुझे। लेकिन बाकी लीडर कहते हैं क्या तुम सबसे लो लेवल के डिसाइपल को यहाँ पर बुलाना चाहते हो हमसे फाइट करने के लिए, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? लेकिन अगर तब भी तुम दोबारा से अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो तो ठीक है, जितने भी हो सके जो भी हो सके उस डिसाइपल को यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम उसे भी बड़ी ही आसानी के साथ हरा देंगे। लेकिन वो लीडर तो अंदर ही अंदर जानता था कि जुयान कितना ज्यादा पावरफुल है और वो तो सभी को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।